टॉपिक भी क्लियर हो गया, पूरा चैप्टर 2। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो हम उसे दोबारा आपको रिवाइज करा देंगे। तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है चैप्टर 2, जो वैद्युत रसायन चैप्टर है, उसको एक बार में पूरा कंप्लीट करेंगे। मतलब ये हमारा जो 1 शॉट वीडियो हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम होने वाला है क्योंकि बहुत कम बचा है, लगभग 20 से 25 दिन बचे हुए। लगभग में जनवरी खत्म हो जाएगा, फरवरी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी जल्दी निकलेगा तैयारी करते हुए। तो वैद्युत रसायन जो है, पहले वैद्युत रसायन देखते हैं क्या होता है। वैद्युत रसायन की परिभाषा होती है, जैसे वैद्युत रसायन की परिभाषा कैसे शुरू करेंगे, जैसे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने की जो क्रिया है उसका अध्ययन जो किया जाता है उसे वैद्युत रसायन कहते हैं। नहीं समझ में आए, एक बार देख लिए, सरल तरीके से आपको समझाते हैं। जैसे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में और वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परस्पर रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आई होगी। तो हम यहाँ पे वैसे लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करेंगे? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। तो इसका अध्ययन जो किया जाता है वो हमारा क्या, वैद्युत रसायन कहलाता है। ठीक, इसकी जो छोटी छोटी जो परिभाषाएं हैं हमने जो पिछले वाले वीडियो में कवर कर दी थी, जैसे प्रतिरोध क्या हो गया, विद्युत चालकता क्या होगा, विशिष्ट चालकता क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो गया, शैल स्थिरांक क्या हो गया। क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी परिभाषा है इसलिए मैंने वो पहले वाले वीडियो में कवर करा दी। तो आज के वीडियो में हम टॉपिक जो हमने जो फाइंड किए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाए हैं। तो पहला इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोड जो हमारे जो ऑप्शन में पूछ दिया जाता है, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, ये हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मानक इलेक्ट्रोड विभव। इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रोड विभव है इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। और जो इलेक्ट्रोड है इसकी परिभाषा आप देखिए, इलेक्ट्रोड कहते कैसे, यहाँ पे फिगर से देखिए। कोई अगर विद्युत अपघट्ट में कोई छड़ डुबोई जाती है, कोई छड़, तो उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो जैसे हम कोई छड़ है किस धातु की है, कॉपर की, तो उसी का जो लवण का विलयन बनाया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अगर कॉपर की छड़ है तो CuSO4 का जो विलयन बनेगा, क्योंकि विद्युत अपघट्ट जो बनेगा उसी के लवण का विलयन बनेगा। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखें, देखिए, किसी छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, उसे इलेक्ट्रोड कहते हैं, देखिए, अगर उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाएगा तभी इलेक्ट्रोड कहेंगे, नहीं तो अगर जो विलयन के बाहर रहेगी तो केवल वो छड़ ही रहेगी। अगर विलयन में डुबो देंगे तो हमारा वो इलेक्ट्रोड बन जाएगा। ठीक, तो आपको इलेक्ट्रोड की परिभाषा तो समझ में आई होगी। अब देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, देखिए, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पहले समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोया जाता है, तो छड़ पर एक विभव
विभव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। चलो लिख लीजिए, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तो हमारा ये इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा होगी। जैसे देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबाया जाता है तो छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। तो जिस विभव उत्पन्न हो जाता है उस विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी इलेक्ट्रोड विभव को। अब देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसमें कंडीशन आ जाती है। जैसे कंडीशन क्या आ जाती है, इसका जो विलयन का दाब रहेगा, विलयन का दाब कितना रहेगा, 1 atm, यानी 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर रहेगा। और जो हमारा इसका ताप है, ताप कितना रहेगा, 298 केल्विन। ताप रहेगा 298 केल्विन, क्योंकि देखिए 273 होता है, उसमें हम 25 डिग्री सेल्सियस और जोड़ देते थे तो हमारा 298 हो जाएगा। या इसे ताप केवल 25 डिग्री सेल्सियस रखिए और जो दाब है 1 atm, और इसकी और क्या होता है, और जो इसकी सांद्रता होती है, सांद्रता इसकी 1 मोल होती है। तो जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो जब उस पर विभव उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो जब इस पर कंडीशन लगा दी जाती है तब धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो धारा प्रवाहित के बाद जो इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्योंकि जो स्टैंडर्ड आता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड विभव को पोटेंशियल कहते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हो जाता है इसका इंग्लिश में नाम। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, जैसे इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस ताप, कॉमा 1 atm दाब, 1 atm दाब तथा 1 मोल सांद्रता वाले, 1 मोल सांद्रता वाले विलयन में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो ऐसा नहीं, विलयन में जब किसी धातु की छड़ को डुबोया जाता है तो छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। ठीक, छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, जैसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, और इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये इनकी परिभाषा होगी। और इसका एक सूत्र होता है, जैसे आप चाहो तो लिख लो, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ठीक, जो न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला होगा, आप पूछा जाएगा
सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कीजिए, तो उसमें ये वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा। आप इसमें जब पूछेंगे कैथोड और एनोड कैसे पहचानेंगे, जो एनोड की जो संख्या होगी वो हमेशा कम होगी, जो कम होगा वो एनोड हो जाएगा, जो ज़्यादा होगा वो कैथोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो कम हो जाएगा, कम, वो हमारा एनोड कहलाएगा, ठीक, और जो ज़्यादा होगा वो हमारा कैथोड हो जाएगा, ठीक। देखिए इलेक्ट्रोड हो गया, इलेक्ट्रोड विभव हो गया, मानक इलेक्ट्रोड विभव हो गया। देखिए इसमें हम जो पहले जो वीडियो में करवा दिया है वो हम नहीं कराएंगे, क्योंकि जब पहले करा ही देंगे तो पहले वाली वीडियो का क्या ही मतलब निकलेगा। तो हम जो नहीं कराया है वो वीडियो में पूरा करवाते चलेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे चलते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे टॉपिक क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसके लक्षण और उसके उपयोग हमने इस वाले वीडियो में समझा दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पे इसकी परिभाषा बता देते हैं। देखिए विद्युत रासायनिक किसे कहते हैं, विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, ठीक। और ये निर्दिष्ट समीकरण, ये भी हमने समझा दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि हमने इस वीडियो में आपको समझा दिया है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कोलराप्स का नियम, कोलराप्स का नियम भी हमने आपको इस वाले वीडियो में समझा दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन हमने ये वाला जो टॉपिक है ये नहीं कराया है, क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। लेकिन आपको इनका जो फॉर्मूला है वो हम बता रहे हैं। देखिए निर्दिष्ट समीकरण का जो फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे ई बराबर जो निर्दिष्ट वैज्ञानिक थे उन्होंने एक समीकरण दिया, उसे निर्दिष्ट समीकरण कहते हैं। जैसे ई बराबर ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ, और इनटू में लॉग बेस 10, ऊपर एनोड और नीचे कैथोड, ऊपर एनोड नीचे कैथोड, ठीक। ये जो समीकरण उन्होंने दिया था निर्दिष्ट नामक वैज्ञानिक ने, ठीक। अब देखिए एक फॉर्मूला और होता है इसमें, यहाँ पे आर टी और एफ, इनका मान रख देंगे। आर जो हमारा होता है गैस नियतांक, गैस नियतांक होता है। टी हमारा क्या है, टी हमारा यहाँ पे ताप होता है। और एफ क्या है, यहाँ पे फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक। तो जब इन सभी का हम मान जब इस समीकरण में रख देते हैं तो हमारा नया जो समीकरण बनता है ई बराबर ई नॉट माइनस 0.591 अपॉन एन, ठीक। और इनटू में यहाँ पर लॉग बेस 10 और एनोड अपॉन कैथोड, ठीक। ये जो फॉर्मूला होता है वो हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, ठीक। ये जो फॉर्मूला होता है वो हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। देखो यहाँ पर ताप कितना रखेंगे, 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है, परम ताप रखेंगे। और फैराडे नियतांक का जो मान होता है 96,500 कूलम। और जो गैस नियतांक होता है हमारा, इसका जो मान होता है 8.6 या कुछ ऐसा ही होता है, कितना होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो 8.6 या 8.2 होता है, आप चेकआउट कर लेना, गलत होगा आप सही कर लेना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कोलराप्स का नियम क्या है। कोलराप्स का नियम क्या है, अनंत तंता पर किसी विद्युत अपघट्य में उपस्थित उनके इलेक्ट्रोड के बीच जो सभी धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक मूलक चालकताओं के योग के बराबर होता है, क्या, कोलराप्स का नियम। जैसे देखिए अनंत तंता, जैसे लैम्डा एम इन्फानाइट बराबर, ठीक, यहाँ पर लैम्डा एम इन्फानाइट, यहाँ पर प्लस लैम्डा एम इन्फानाइट, यहाँ पर माइनस, क्योंकि सभी धनायनों तथा ऋणायनों के योग के बराबर होते हैं, तो उसे कोलराप्स का नियम कहते हैं, ठीक। ये हमारा कोलराप्स का नियम होगा। यहाँ पर एक्स और वाई रखेंगे, जबकि जो हमारा जो एक्स और वाई जो एकांक लंबाई में जो
मान दिया जाएगा उनका मान होगा। जैसे कोई हमने यहाँ पे क्या है NaCl, कोई पदार्थ जब इसमें मिलाएंगे, जो पदार्थ का मान आएगा वो XY की जगह पे रहेंगे। तो हमारा ये कोलराफ का नियम होगा। अब देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, ये दो अर्ध सेल है, ठीक, दो अर्ध सेल, इसमें इलेक्ट्रोड पड़े हुए हैं दोनों। ये क्या है, इलेक्ट्रोड, ये भी हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड। और दोनों ये क्या है, दोनों अर्ध सेल हैं, क्योंकि जब दोनों को हम मिलाएंगे तो हमारा एक पूरा सेल बनेगा, ठीक। दोनों ये अर्ध सेल हैं, ठीक। तो अर्ध सेल है, दो अर्ध सेल। तो इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल की दो अर्ध सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जैसे देखिए, दो अर्ध सेल अभिक्रिया में दो अर्ध सेल अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को, इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। जो विद्युत वाहक बल को किससे, ई सेल से प्रदर्शित करते हैं, ई सेल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अंतर निकालना है अर्ध सेलों का, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, और ये क्या, कैथोड हो जाएगा। दो अर्ध सेल हो गए, इनका अंतर निकालना है, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, ई सेल बराबर ई एनोड, यहाँ पर आगे ई कैथोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, DA। तो ये हमारा सेल का विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखिए, ये सेल का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है, क्योंकि यहाँ पर जो अर्ध सेलों का अंतर निकालना है, यानी एक इसका अंतर ई एनोड, एक इसका जो ई कैथोड, ये सेल का विद्युत वाहक बल हो गया। अब जो मानक विद्युत वाहक, जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, वो कैसे होता है, देखिए, यहाँ पर ई नॉट सेल होता है बराबर ई नॉट कैथोड, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का फॉर्मूला होता है। ये मानक इलेक्ट्रोड विभव का फॉर्मूला होता है, ये सेल का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला है, होता है। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे चल रहे हैं, ठीक। चलिए, आप देखते हैं व्यावसायिक सेल तथा बैटरियां। तो पहले हम सेल को देख लेते हैं। तो सेल देखते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। सेल हमारे दो प्रकार के होते हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राथमिक सेल और एक होता है द्वितीयक सेल। एक होता है प्राथमिक, ठीक, एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल, ठीक। एक होता है प्राथमिक सेल, एक होता है द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, जिसे केवल एक बार प्रयोग में लाया जाए, और द्वितीयक सेल जिसे बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो प्राथमिक सेल का जो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शुष्क सेल। शुष्क सेल कैसा होता है, शुष्क सेल होता है, मरकरी सेल होता है। ये हमारे प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल है। द्वितीयक सेल के एग्जाम्पल जैसे मोबाइल की बैटरी हो गई, हमारे इन्वर्टर की बैटरी हो गई, या जो कार या बस या जो मोटरसाइकिल है उनकी जो बैटरी होगी वो द्वितीयक सेल में जाएगी। तो पहले हम प्राथमिक सेल को कंप्लीट करते हैं। प्राथमिक सेल में क्या होता है, देखिए, इन्हें केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, केवल एक बार प्रयोग।
ठीक, एक बार प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा इसमें एक बार प्रयोग कर सकते हैं मतलब इसे चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। ठीक, तो एक केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं, चार्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इनका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, शुष्क सेल, शुष्क सेल, शुष्क सेल कॉमा मरकरी सेल, मरकरी सेल भी आपने देखा है और शुष्क सेल भी आपने देखा है। शुष्क सेल जो हमारे गाड़ी में प्रयोग किया जाता है, रेडियो में प्रयोग किया जाता है, इसमें ऐसा सेल होता है। ठीक, इसमें ऊपर प्लस चार्ज होता है, नीचे माइनस चार्ज होता है। तो इसका जो वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। ठीक, और जो मरकरी सेल होता है वो हमारी हाथ वाली घड़ी में प्रयोग हो जाता है। जैसे इसका ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे ऊपर ज़्यादा उभरा हुआ नहीं होता है, यहाँ पर ऊपर प्लस चार्ज होता है, नीचे माइनस चार्ज होता है। कैसे, और इसका जो वोल्टेज होता है 1.35 वोल्ट होता है, जो हमारी हाथ वाली घड़ी में प्रयोग होता है। चलिए देखो, आपको मरकरी सेल तो आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे देखिए ये जो हमारा है ये मरकरी सेल है, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज है और इस पर जो पीछे है इस पर माइनस चार्ज है, तो ये होता है मरकरी सेल। ठीक, ये आप तो तैयार हो गया। अब देखते हैं दूसरा, इसमें क्या है, द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल देख लेते हैं। द्वितीयक सेल की खासियत क्या होती है, द्वितीयक सेल की खासियत होती है जिसे बार बार प्रयोग कर सकते हैं, बार बार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, और क्या कर सकते हैं, इसे चार्ज कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, इसे चार्ज कर सकते हैं और बार बार प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दैट, जैसे कारों में, डायरेक्ट वाहनों में लिख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। वाहनों में, तो ये तो प्रयोग हो गया है, एग्जांपल बता रहे हैं। एग्जांपल जैसे शीशा संचायक सेल, शीशा संचायक सेल ये होता है हमारा द्वितीयक सेल। शीशा संचायक सेल कैसा होता है, उसमें देखो ये एक बैटरी है, उसमें 6 एनोड होते हैं और 6 कैथोड होते हैं। एक यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ पे चित्र देख लीजिए, यहाँ पे मैं चित्र लगा दे रहा हूँ। चित्र देखिए, इसमें 6 एनोड और 6 कैथोड होते हैं, उनको मिलाकर हमारा शीशा संचायक सेल बनता है, जिसे हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं। इन्वर्टरों में प्रयोग किया जाता है, गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, कारों में प्रयोग किया जाता है और हमारी मोटरसाइकिलों में प्रयोग किया जाता है। तो उसे शीशा संचायक सेल कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। हम जो बचा हुआ जो पार्ट और वो बचा है वो ख़त्म कर देते हैं। ठीक, चलिए अभी हम सेल पढ़ रहे थे तो सेल के अंतर देख लेते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। तो इनके अंतर देख लेते हैं। तो इसमें पहला अंतर इसमें लिखते हैं, तो इनकी परिभाषा भी होती जाएगी और इनके अंतर भी होते जाएंगे। तो पहला इसकी परिभाषा ही लिख लेते हैं पहले पॉइंट में। पहले पॉइंट में विद्युत अपघटनी सेल किसे कहते हैं, तो क्या होता है, इसमें विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, कितना ही लिख रहे हैं, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा द्वितीयक सेल का प्रकार हो गया। क्योंकि इसमें हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। जैसे एक मोबाइल की बैटरी ले लीजिए, हम मोबाइल को चार्ज करते हैं, उसके बाद ही हम जो भी उस पर काम करते हैं कर पाते हैं। कब कर पाते हैं, क्योंकि जो विद्युत ऊर्जा होती है हम उसे विद्युत ऊर्जा देते हैं, तब उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, इसमें इसमें रासायनिक ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक, इसमें रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को
विद्युत ऊर्जा में। तो ये हमारा किसका प्रकार हो गया, ये हमारा प्राथमिक सेल का प्रकार होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा से मतलब उसमें विद्युत अपघट्ट भरा होगा, उसमें लवण सेतु लगा होगा, ठीक है, तभी हमारा सेल पूरा होगा, उसके बाद हम उससे विद्युत ऊर्जा ले पाएंगे। ठीक, तो ये हमारा पहला पॉइंट दोनों में कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, मतलब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। देखेंगे इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, क्योंकि इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होगी, क्योंकि इसमें हम ऊर्जा नहीं दे रहे हैं, इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी। स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या है, जब तक इसमें हम ऊर्जा नहीं देंगे तब तक ये हमारी इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि जब इसमें हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा देंगे तब इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। इसमें हम ना विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, अब विद्युत ऊर्जा नहीं देंगे तब भी इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं, इसमें एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक, इसमें एनोड पॉजिटिव तथा कैथोड निगेटिव होता है। इसमें उल्टा होता है, इसमें एनोड निगेटिव होता है। तीसरा लिखेंगे, इसमें एनोड निगेटिव होता है। ठीक, तथा कैथोड पॉजिटिव होता है। ठीक, तीन अंतर हो गए। चौथा लिखते हैं। चौथा, इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं एक ही विलयन में डूबे होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पर दो अर्ध सेल हो, मतलब एक सेल हो गया। ठीक, इसमें यहाँ पर एनोड भी हो जाएगा और कैथोड भी हो जाएगा। दोनों इलेक्ट्रोड एक ही विलयन में डूबे होंगे, तभी इसमें हम जो विद्युत धारा देते हैं एनोड और कैथोड, ये क्या हो जाएगा, कैथोड, और ये एनोड। एनोड प्लस होता है इसमें और कैथोड माइनस होता है। तो दोनों को मिलाकर जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो हमारा ये सेल चार्ज होगा, क्योंकि इसमें विद्युत धारा दे गए। लेकिन जब चौथा इसमें पॉइंट लिखेंगे, इसमें इलेक्ट्रोड से मतलब एनोड और कैथोड, इसमें इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर ये एक अर्ध सेल हो गया, इसमें एक ये एनोड है। ठीक, एक ये अर्ध सेल हो गया, इसमें एक ये कैथोड है, कैथोड, और इसमें एनोड इसमें माइनस होगा और कैथोड इसमें प्लस होगा। ठीक, दोनों में लवण सेतु होगा। ठीक, इसमें लवण सेतु होता है। ठीक,
क्योंकि जो लवण सेतु होगा इन जो विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं, क्योंकि धारा लगातार इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, तो धारा को प्रभावित होने से बचाता है क्या, इलेक्ट्रॉन। जो लवण सेतु होता है, लवण सेतु परिपथ को पूरा करता है, दोनों को जोड़ता है। तो इसमें एक ही विलयन में दोनों जो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें अलग अलग विलयन में होते हैं। और अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं 5वां। इसमें लवण सेतु नहीं होता है, ठीक, इसमें लवण सेतु नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे 5वां, इसमें लवण सेतु होता है, क्योंकि अलग अलग अर्धशैल होंगे तो लवण सेतु की जरूरत पड़ेगी, इसमें लवण सेतु होता है, ठीक। ये तो हो गए दोनों के अंतर क्या थे, एक होता है विद्युत अपघटनी सेल, एक होता है विद्युत रासायनिक सेल। तो दोनों के हमने अंतर आपको समझा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम जो बचा हुआ पार्ट है वो हम कंप्लीट करते हैं, संक्षारण। देखिए आप शुरू करते हैं हम, संक्षारण क्या होता है, संक्षारण या लोहे में जंग लगना। तो संक्षारण क्या होता है, संक्षारण एक ऐसी स्थिति है जैसे नमी, इसकी परिभाषा लिखते हैं, नमी तथा वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर, वायु के संपर्क में आने पर किसी धातु की सतह का नष्ट होना, वो संक्षारण कहलाता है। किसी धातु की सतह का नष्ट होना, संक्षारण कहलाता है। जैसे देखिए कोई ये धातु की छड़ है, तो इस पर नमी है, नमी होगी तो वायु के संपर्क में आएगी तो वायु से क्रिया करेगी, तो इस पर देखते हैं मोटी सी परत जम जाती है, ठीक। तो मोटी सी परत जम जाती है, वो जंग लग जाती है। हिंदी में बोलते जैसे ना गांव देहात में बोलते हैं कि इस पर काई लग गई है, तो वो काई ही हमारी जंग होती है। जैसे लोहे पर देखते हैं किस पर रेड कलर की लगती है, यानी लोहे पर जो जंग लगती है वो लाल कलर की लगती है। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे, जैसे पहला एग्जाम्पल क्या है, लोहे में जंग लगना। संक्षारण क्या होता है, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। दूसरा हो जाएगा चांदी का रंग बदलना, चांदी का रंग बदलना, यानी चांदी हरी पड़ जाती, हरे कलर की। और तांबे तथा कांसे पर, तांबे तथा कांसे की वस्तुओं पर, तांबे तथा कांसे की वस्तुओं पर हरे रंग की परत बनना, हरे रंग की परत बनना या चढ़ना। देखिए चांदी का रंग बदल जाता है, यानी चांदी काली पड़ जाती है, किसके, वायु के संपर्क में आने पर। तो संक्षारण एक प्रक्रिया क्या है, संक्षारण भी एक हमारी रासायनिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो वायु क्या होती है, वायु क्या होता है, वायु गैसों का मिश्रण है। तो वायु गैसों का मिश्रण है, तो वायु के संपर्क में जो नमी आती है, नमी क्या होता है, H2O, तो नमी जल ही होता है, और ये वायु O2 होता है। तो जब दोनों क्रिया करते हैं तो जो लोहा भारी हो जाता है, जंग लगने के बाद लोहा हमारा भारी हो जाता है। तो ये हमारा संक्षारण हो गया। अब ये हमारा टॉपिक भी क्लियर हो गया, पूरा चैप्टर 2। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आएगा तो हम उसे दोबारा आपको रिवाइज करा देंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।